प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। समान आधारित विषय की परीक्षा बहुत नजदीक है, इसलिए आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, पर्यावरणीय शिक्षा से क्या तात्पर्य है? इसकी आवश्यकता तथा उद्देश्य लिखिए। उत्तर है पर्यावरणीय शिक्षा जन समुदाय का कल्याण और अस्तित्व मानव और उसके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। आदिकाल से ही इसके महत्व को समझते हुए पर्यावरणीय शिक्षा को अपनाया गया था, जिससे मानव में पर्यावरणीय नैतिकता का विकास हो सके, जो मानव जाति और प्राकृतिक संसाधनों के बीच एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और मजबूत संबंध सुनिश्चित कर सकता है। पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरण से संबंधित दी जाने वाली वह शिक्षा है जिससे पर्यावरणीय समस्या से अवगत होकर उसका समाधान खोज सकें तथा भविष्य में आने वाली समस्याओं की रोकथाम कर सकें। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीव जंतु अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण पर ही निर्भर हैं। पर्यावरण से ही इन्हें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी तथा शुद्ध भोजन आदि प्राप्त होता है। इसलिए मानव जीवन में पर्यावरण के समझने तथा पर्यावरण संरक्षण की सोच विकसित करने हेतु पर्यावरण शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। इसकी आवश्यकता के कारणों को हम निम्नानुसार समझ सकते हैं। पहला, सौर मंडल में पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, अतः इसे नष्ट होने से हमेशा ही बचाना होगा, जिससे इस पर रहने वाले जीव जंतुओं को सुरक्षित एवं सुखमय जीवन प्रदान किया जा सके। दूसरा, औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण, उसके कारण तथा प्रभावों की जानकारी तभी हो सकती है जब इसके विषय में पर्याप्त शिक्षा प्राप्त हो। तीसरा, जनसंख्या विस्फोट आज पूरे विश्व की सबसे जटिल समस्या है, जिसके कारण प्रकृति का ही संतुलन बिगड़ गया है। इसलिए इसे संतुलित करने के लिए पर्याप्त प्रयास परम आवश्यक है। चौथा, पर्यावरण शिक्षा से पर्यावरण के विभिन्न घटक के बीच अंतःक्रिया को समझा जाता है। पांचवा बिंदु है, प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं, जिनका प्रयोग बुद्धिमत्ता पूर्वक होना चाहिए। इस बात की जागरूकता तभी आ सकती है जब संबंधित शिक्षा का विस्तार हो। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य। समानतः पर्यावरणीय शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, पर्यावरण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। सेकंड, दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग तथा उनके संरक्षण की जानकारी देना। तीसरा, पर्यावरणीय समस्याओं तथा उसके निदान के उपाय जानने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा, पर्यावरणीय नियोजन के प्रति चेतना जगाना। पांचवा, मृदा अपरदन रोकने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। छठा, विभिन्न स्तरों पर पर्यावरणीय विषयों पर चर्चा करना। सातवां, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की जगह गैर परंपरागत स्रोतों की जानकारी देना। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक जोखिम कितने प्रकार के होते हैं? व्यवसाय एवं जोखिम के मध्य क्या संबंध है? उत्तर है, जोखिम व्यवसाय का ही पर्याय है। अधिक जोखिम वाले व्यवसाय में लाभ की मात्रा भी अधिक होती है। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। आज व्यवसाय एक जोखिम की नींव पर खड़ा है, क्योंकि लाभ एवं जोखिम की मात्रा दोनों का ही पारस्परिक संबंध है। इस गलाकाट प्रतिस्पर्धात्मक युग में बिना जोखिम के व्यापार में प्रवेश असंभव है। व्यावसायिक जोखिम निम्न प्रकार का होता है। पहला है, व्यवसाय के चुनाव का जोखिम। व्यवसायी को व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व व्यवसाय की प्रकृति अर्थात व्यवसाय किस प्रकार का है, व्यवसाय में कम जोखिम है या व्यवसाय जोखिम से भरा है, इस पर
गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए। दूसरा बिंदु है व्यवसाय के स्थान एवं आकार का जोखिम। व्यवसाय हेतु स्थान एवं आकार का चयन भी जोखिम भरा कार्य होता है। इसके लिए व्यवसायी सोचता है कि व्यवसाय ऐसे स्थान पर हो जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके, यातायात की सुविधाएं हो, कुशल श्रमिक आसानी से मिल सके। तीसरा है क्रय एवं विक्रय नीति संबंधी जोखिम। व्यापारी को क्रय एवं विक्रय नीति, कर्मचारियों के कार्य का विभाजन तथा व्यापार के संचालन की योजना पर पहले ही गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए। चौथा पॉइंट है लाभ एवं जोखिम। लाभ एवं जोखिम दोनों ही व्यवसाय के पहलू हैं। लाभ है तो जोखिम है, जोखिम है तो लाभ है। लाभ के लिए जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। पांचवा है आंकड़ों एवं पूंजी का प्रबंध। आंकड़ों का पूर्वानुमान लगाकर तथा पूंजी का उचित प्रबंध करके ही व्यवसाय में कदम रखना चाहिए। व्यवसाय और जोखिम में संबंध। व्यवसाय लाभ कमाता है क्योंकि वे जोखिम उठा रहे हैं। कोई जोखिम नहीं तो कोई लाभ नहीं। जोखिम जितना बड़ा होगा लाभ उतना ही अधिक होगा। एक उद्यमी लाभ कमाने की उम्मीद के साथ जोखिम उठाता है। जोखिम व्यवसाय का ही अभिन्न अंग है। अधिक जोखिम वाले व्यवसाय में लाभ की मात्रा भी अधिक होती है। यदि व्यवसाय जोखिम से संबंधित न हो तो आज हर व्यक्ति व्यवसायी होता। व्यवसाय में बिना जोखिम के लाभ की आशा नहीं की जा सकती है, अतः जोखिम व्यवसाय का पर्याय है। अगला प्रश्न है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम से क्या आशय है? इस कार्यक्रम की बाधाएं बताते हुए उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। उत्तर है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य बेकार एवं अनुपयुक्त भूमि का उपयोग मूल्यवान वनों शोषण से बचाने के लिए करना है। इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदायों की भलाई के लिए वन प्रबंध सुरक्षा और बंजर भूमि का वनीकरण शामिल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है और इसका मुख्य उद्देश्य लकड़ी, भोजन और ईंधन की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए पेड़ों और वृक्षारोपण करना है, जिससे पारंपरिक वन क्षेत्रों पर दबाव कम हो। भारत में सन 1979 से पूरे देश में सामाजिक वानिकी आंदोलन वनों की अंधाधुंध कटाई के विरोध में चलाया जा रहा है। वनों की रक्षा हेतु 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के तहत वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक के साथ जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही जागरूकता अभियान चलाकर वन संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की बाधाएं। भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कार्यक्रम को सीमित सफलता मिली। पहला, कृषि भूमि को वानिकी के लिए उपयोग में लाने के कारण खाद्य सुरक्षा और कृषि को नुकसान पहुंचा। दूसरा, पर्याप्त ज्ञान और समझ के अभाव के कारण सामाजिक वानिकी अपनाने वाले किसानों द्वारा विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त वृक्ष प्रजातियों का चयन किया गया। तीसरा, भारतीय कृषक भूमि के छोटे आकार के कारण भी सामाजिक वानिकी को नहीं अपनाते। चौथा, निजी क्षेत्र की भागीदारी कम होने के कारण भी। सामाजिक वानिकी को सफल बनाने के उपाय। पहला बिंदु है इसमें सामाजिक वानिकी के लिए किसानों द्वारा पसंद की जाने वाली किस्मों के कटान और परिवहन के नियमों में ढील दी जानी चाहिए। को
अपनाया जा सकता है। दूसरा बिंदु है सामाजिक वानिकी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शोध और विकास किया जाना चाहिए। तीसरा, स्थानीय सरकारों को सामाजिक वानिकी और योजनाओं को लागू करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए। चौथा, कार्यक्रम के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सभी हितधारकों अर्थात सरकार, निजी क्षेत्र और जनता को मिलकर काम करना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक सुरक्षा से क्या आशय है? इसका महत्व दर्शाइए। उत्तर है व्यावसायिक सुरक्षा। सुरक्षा जीवन का आधार है। सुरक्षित रहकर ही जीवन को सफल बना सकते हैं। व्यापार में लापरवाही के कारण दुर्घटना के समय जो हानि उठानी पड़ती है, उसके लिए हमें व्यावसायिक सुरक्षा के नियमों का पालन करना आवश्यक है। उद्योग में कोई अप्रिय घटना घटित होने के कारण या नियमों का पालन न करने की स्थिति में कारखानों के मालिक को नुकसान उठाना पड़ता है। व्यावसायिक सुरक्षा असावधानी से घटित दुर्घटना होने पर सुरक्षा के नियमों का पालन करने हेतु उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। अतः व्यावसायिक सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए सभी को जागरूक करने की आवश्यकता है। व्यावसायिक सुरक्षा का महत्व। पहला बिंदु है कर्मचारियों का कल्याण। व्यावसायिक सुरक्षा के कारण कर्मचारियों को सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल मिलता है। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। दूसरा, कंपनी की प्रतिष्ठा। सुरक्षात्मक परिधान, कार्यस्थल की चुस्त व्यवस्था, मशीनों को सही जगह पर स्थापित करके सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करके कंपनी अपनी प्रतिष्ठा में चार चांद लगाती है। तीसरा है व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन। व्यावसायिक सुरक्षा से जुड़े सभी कानूनों का पालन होता है। चौथा है दुर्घटना से बचाव। सुरक्षित कार्यस्थल से दुर्घटनाओं का खतरा कम होता है। पांचवा है साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा से कार्यालयों का डाटा और जानकारी सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति की परिभाषा दीजिए। भारतीय संस्कृति पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है भारतीय संस्कृति की परिभाषा। संस्कृति किसी भी देश, जाति और समुदाय की आत्मा होती है। संस्कृति से ही देश, जाति या समुदाय के उन समस्त संस्कारों का पता चलता है जिसके आधार पर वह अपने आदर्शों, जीवन मूल्यों आदि का निर्धारण करता है। अतः संस्कृति का साधारण अर्थ है संस्कार, सुधार, परिवार, सजावट आदि। विश्व समाज में भारतीय संस्कृति सदा से ही उच्च स्थान प्राप्त है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। इसने अपने आप को बदलते समय के साथ ढाला भी है क्योंकि इसका आधार समन्वय रहा है। भारतीय संस्कृति ने वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का संदेश दिया। भारत में दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस सभी त्योहार समान उत्साह एवं हर्ष से मनाए जाते हैं। भारत की संस्कृति बहुआयामी है जिसमें भारत का महान इतिहास, विलक्षण भूगोल और सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान बनी और आगे चलकर वैदिक युग में विकसित हुई बौद्ध धर्म एवं स्वर्ण युग की शुरुआत और इसके अस्तगमन के साथ फली फूली अपनी खुद की प्राचीन विरासत शामिल है। भारतीय संस्कृति पर पर्यावरण का प्रभाव। वैदिक समय से ही ऋषि मुनियों ने सांस्कृतिक सौंदर्य मूलक विचारधारा में वृक्षों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। साथ ही साथ अनेकों धार्मिक ग्रंथों में भी इनको स्थान दिया गया। वृक्ष हमारे लिए आवरण का कार्य करते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रारंभ में ही
पीपल, अशोक, बरगद, नीम आदि वृक्षों की पूजा होती है। ये वृक्ष हमारे लिए जीवनदायिनी शक्ति हैं, जो भारतीय संस्कृति में हमें धरोहर के रूप में मिली हैं। भारतीय संस्कृति में वन किसी भी राष्ट्र की अमूल्य संपदा है। भारतीय संस्कृति में रामायण और महाभारत में वनों का उल्लेख मिलता है। दशरथ जी के पुत्र श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था, जिसे उन्होंने वन में ही काटा। भारतीय संस्कृति में जल ही जीवन है। प्रत्येक मानव की प्राथमिक आवश्यकता जल है। भारतीय संस्कृति में जल गंगा, यमुना, सरस्वती आदि को मां का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संस्कृति में वायु प्राचीन काल में हमारी धरा वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों से संपन्न थी। उस समय वायुमंडल में शुद्ध ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में आसानी से मिल जाया करती थी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, ग्रामीण विकास के उद्देश्य। ग्रामीण विकास के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है, भारत में ग्रामीण विकास का उद्देश्य सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों के द्वारा ग्रामीणों का संपूर्ण विकास करना। दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि करके कुल उत्पादन को बढ़ाना। तीसरा है, ग्रामीण समुदाय की संपूर्ण जनशक्ति तथा उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए ग्रामीणों का सामाजिक आर्थिक विकास करना। चौथा है, ग्रामीणों के लिए लाभदायक रोजगार पैदा करना। पांचवा, ग्रामीणों में ऋणग्रस्तता तथा आर्थिक विषमता की समस्या का निराकरण करके ग्रामीणों के रहन सहन के स्तर में सुधार करना। छठा, ग्रामीणों को आत्मनिर्भर एवं आत्मपोषित बनाना। सातवां, प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए मानव एवं प्रकृति के मध्य पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना। आठवां, भूमि सुधार के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा ग्रामीण असमानताओं को कम करना। अगला, ग्रामीण कुटीर उद्योगों का विकास करना, जिससे ग्रामीण अतिरिक्त समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सके। नेक्स्ट है, प्राकृतिक विपत्तियों जैसे अकाल, बाढ़ तथा महामारियों के विरुद्ध ग्रामीणों को संरक्षण देना तथा भविष्य में उन्हें रोकने के लिए प्रभावपूर्ण उपाय करना। अगला है, परिवहन तथा संचार के साधनों का पर्याप्त विस्तार करना, जिससे ग्रामीणों का आर्थिक तथा सामाजिक जीवन प्रगतिशील बन सके। अगला बिंदु है, समाज सुधार कार्यक्रमों को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ग्रामीण शिक्षा में वृद्धि करना तथा प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार करना। अगला बिंदु है, ग्रामीण स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करने के लिए समुचित आवास, चिकित्सा तथा पीने के पानी का प्रबंध करना।